हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज के वीडियो में बच्चों बात करने वाले हैं वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ की। बच्चों हम कक्षा 11 का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं सरल रेखा में गति। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको समझाया कि विस्थापन समय ग्राफ या ये कहिए स्थिति समय ग्राफ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और किसी विस्थापन समय ग्राफ या स्थिति समय ग्राफ को मैं देख के कैसे बता सकता हूँ कि ये वस्तु विराम में है या गति में है, और गति में है तो उसका वेग बढ़ रहा है या घट रहा है या एक समान है, या अगर हमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं तो हम कैसे इन चीज़ों को किसी ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। पिछली क्लास में मैं सवाल नहीं करा पाया बच्चों, कोशिश करूंगा आज के वीडियो में कुछ सवाल कराए जाएं, वरना जो तीसरा वीडियो हम मतलब इसके बाद का जो वीडियो हम करने वाले हैं उसमें हम इन तीनों ग्राफ के क्वेश्चन ही करेंगे, इन सवाल ही करके देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो की पहली हेडिंग रहेगी बच्चों वेग समय ग्राफ। हेडिंग लगाएंगे सब लोग, वेग समय ग्राफ। इंग्लिश में बच्चों बोलेंगे इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और शॉर्ट में बच्चों उसको वीटी ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीटी ग्राफ। अब मैंने आपको बताया कि जब भी बच्चों आप कोई ग्राफ खींचने लगे हैं तो हमें दो अक्षों की ज़रूरत पड़ती है। हमने कहा एक वाई अक्ष होगा और एक एक्स अक्ष होगा। अब बच्चों इस एक्स अक्ष पे कोई राशि हो सकती है, वाई अक्ष पे दूसरी राशि हो सकती है, वो क्या है वो हमें अभी नहीं पता है। जैसे इस ग्राफ की जब बात करेंगे हम तो मैं वाई अक्ष पे लिख लूँगा वेग, यहाँ हम लिख लेंगे वेग और यहाँ हम लिख लेंगे समय। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बात दो बात बता दूँ कि जब भी आप कोई ग्राफ देखें आप सबसे पहले उस ग्राफ की प्रवणता निकाल लें। क्या निकाल लें? प्रवणता। दूसरे नंबर पे आप उसका निकाल लें क्षेत्रफल। मैंने आपको तरीके बताए हैं कि प्रवणता निकालने के लिए आप इस चीज़ को इस चीज़ से भाग कर देंगे, मतलब y अक्ष पर लिखी हुई राशि को x अक्ष पर लिखी हुई राशि से भाग कर देंगे और हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। कुछ ऐसी राशि हमारे पास आएगी जो हमारी देखी हुई है, और नहीं भी आई तो हम उसको देखेंगे कि हमने कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो हम जब भी प्रवणता निकाल लेंगे तो y अक्ष पर लिखी हुई राशि को x अक्ष पर लिखी हुई राशि से भाग कर देंगे। बेटा हमेशा ऐसा नहीं होता कि y अक्ष पे लिखी हुई राशि को x अक्ष से भाग करेंगे, कई बार x अक्ष को y अक्ष से भी भाग करना पड़ जाता है, लेकिन वो चीज़ें कब आएंगी वो मैं आपको सवाल करते ही समझा दूंगा। सवाल करते हुए हम समझ लेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखो, प्रवणता निकालनी है तो y अक्ष को x अक्ष से भाग कर दो। मैंने कहा क्षेत्रफल कैसे निकाल लोगे? आपने कहा हमने सीख रखा है कि अगर इन दोनों की गुणा कर दो तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब y अक्ष पर लिखी हुई राशि को गुणा कर दो x अक्ष से। ठीक है, ये गुणा का चिन्ह है और ये x अक्ष है तो हमें मिल जाएगा क्षेत्रफल। y अक्ष को भाग कर दो x अक्ष से मिल जाएगी प्रवणता, y अक्ष को गुणा कर दो x अक्ष से तो मिल जाएगा क्षेत्रफल। चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी इतना हमें देखो ये बातें मैं पहले ही पता है, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देखना शुरू करें तो आपको इतना ध्यान रहे कि अच्छा ये काम हमें करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वेग समय ग्राफ। मैंने बच्चों दो अक्ष बनाई, ये है हमारा वेग और यहाँ हमने लिया समय। समय को बच्चों प्रदर्शित करेंगे t से, वेग को करेंगे v से, तो इसलिए इसको vt ग्राफ भी हम बोलते हैं। कोई भी ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ग्राफ की प्रवणता से हमें क्या मिलेगा। जैसे ही मैंने प्रवणता कहा आप एकदम समझ गए कि हमें ना इससे इसको भाग करना पड़ेगा, मतलब वेग को समय से भाग करना पड़ेगा। और बच्चों हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ के आए हैं कि वेग बटे समय क्या होता है? त्वरण। क्या होता है? त्वरण। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि वेग बटे समय नहीं होता, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो बच्चों बात एक ही है, जब मैं इस अक्ष पे चलूंगा तो मतलब वेग का परिवर्तन होगा, इसलिए मैं यहाँ वेग लिख रहा हूँ या वेग परिवर्तन, तो आप उसको समझेंगे वेग परिवर्तन कि वेग परिवर्तन है। वेग परिवर्तन बटे समय क्या होता है? त्वरण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो वेग समय ग्राफ होता है ना, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से त्वरण प्राप्त होता है। त्वरण प्राप्त होता है मतलब जब भी आपको वेग समय ग्राफ मिले तो आप उसकी क्या निकाल दो? प्रवणता, आपको त्वरण मिल जाएगा। ठीक है जी, हमने कहा क्षेत्रफल निकालते हैं। आपने क्षेत्रफल निकाला,
जैसे ही मैंने कहा क्षेत्रफल निकाल लो, आपने कहा एकदम से कि दोनों को गुणा कर देते हैं। आपने लिखा वेग गुणा समय। और बच्चों मुझे एक बार बताओ कि वेग गुणा समय क्या होता है, आपने पढ़ा है कभी? आप जानते हैं वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो जब मैंने इस समय को वेग से गुणा किया तो मुझे क्या मिला? विस्थापन। मतलब ये जो वेग गुणा समय है ये हमारा क्या है? विस्थापन। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देखते हुए इनमें कन्फ्यूजन है कि मैं इनको कैसे लिख रहा हूँ, तो बच्चों उसके लिए आसान चीज़ ये है कि आप दो फॉर्मूले याद करें। एक तो फॉर्मूला याद करो आप वेग का। वेग होता है विस्थापन बटे समय। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उनको ध्यान से याद करेंगे। और एक फॉर्मूला याद करेंगे आप त्वरण का। त्वरण होता है बच्चों वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, या समय लिख देता हूँ खाली। आप ये दो फॉर्मूला बिल्कुल याद करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा, देखो कि प्रवणता लिखो, आपने कहा वेग को समय से भाग कर दो, तो आपने लिखा वेग बटे समय। कहाँ है वेग बटे समय? वेग बटे समय ये है त्वरण, आपने लिखा त्वरण। जब मैंने कहा कि यार ये देखो कि क्षेत्रफल निकाल लो, आपने कहा क्षेत्रफल निकालने के लिए तो यहाँ इसकी गुणा करनी पड़ेगी। आपने कहा वेग गुणा समय, आपने देखा वेग गुणा समय तो क्या होता है? विस्थापन। सिर्फ इन दो फॉर्मूलों से ही आपका इनका काम चल जाएगा। दो फॉर्मूले के अलावा फॉर्मूला याद नहीं करना है यहाँ के लिए। हमने कहा वेग गुणा समय क्या आ गया? विस्थापन। मतलब ये जो वेग समय ग्राफ होता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से क्या प्राप्त होता है? विस्थापन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? विस्थापन प्राप्त होता है। अब आप ये पूछ सकते हैं मुझसे किसका विस्थापन और किसका त्वरण। तो बच्चों कोई वस्तु ही तो गति करेगी, तो उस वस्तु का अगर त्वरण निकालना है तो मैं प्रवणता निकाल दूंगा, विस्थापन निकालना है तो क्षेत्रफल निकाल दूंगा। कब? जब मुझे वेग समय ग्राफ दिया होगा। ध्यान ये भी रखना है कि ग्राफ कौन सा है। ग्राफ बदलते ही बच्चों तब प्रवणता से कुछ और मिलेगा और क्षेत्रफल से हमें कुछ और मिलने लग जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछला ग्राफ पढ़ाया, कौन सा, एक बार उसको भी देखेंगे। मैंने यहाँ लिखा था विस्थापन या स्थिति लिखा था, और बेटा यहाँ लिखा था मैंने समय। तो आपने मुझे एकदम से मैंने कहा प्रवणता निकालो, आपने कहा प्रवणता के लिए भाग करना पड़ेगा विस्थापन बटे समय, और विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग। मतलब इस ग्राफ की प्रवणता से हमें क्या मिलता है? वेग, जबकि इस प्रवणता से हमें त्वरण मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रवणता हमेशा त्वरण ही देगी और प्रवणता हमेशा वेग देगी। अलग अलग ग्राफ की प्रवणता से हमें अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं, अलग अलग ग्राफ के क्षेत्रफल से हमें अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है आप ये पहचान करें कि ग्राफ कौन सा है। आपने कहा ठीक है, ये हम सीख गए हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। अगर बच्चों में आपके सामने ये ग्राफ बना दूं, मैंने आपसे कहा कि बताओ इस ग्राफ को देख के मुझे बताओ आप क्या समझते हैं। ग्राफ पढ़ने आपको जरूर आने चाहिए बच्चों। ग्राफ देख के आपको समझ आना चाहिए अच्छा क्या हो रहा है। मान लीजिए किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ है, मैंने आपसे पूछा बताओ इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं और फिर इन चीज़ों से बता सकते हैं, प्रवणता से, क्षेत्रफल से आप बता सकते हैं। आपने कहा कि भाई ये जो सीधी रेखा है बिल्कुल, ये किसके समांतर है? समय के समांतर है। मतलब समय बदल रहा है लेकिन वेग नहीं बदल रहा है। ध्यान से सुनो, क्या वेग बदल रहा है क्या भाई? वेग कब बदलता है? जब ये लाइन ऊपर जाती है, ये लाइन नीचे आती है। तो लाइन सीधी चल रही है तो वेग नहीं बदल, सिर्फ क्या बदल रहा है? समय। समय के साथ साथ वेग नहीं बदल, समय बदल रहा है, वेग नहीं बदल रहा। मतलब ये जो रेखा है, ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि इस रेखा का, इस ग्राफ का, ये जो ग्राफ है इसमें वेग, जो भी वस्तु होगी उसका वेग क्या है? एक समान वेग है। क्या है बच्चों? एक समान वेग। मतलब वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग कैसे परिवर्तन होता है? या तो चाल बदल के या दिशा बदल के। इसका मतलब ना वो तो वस्तु अपनी चाल बदल रही है ना अपनी दिशा बदल रही है, मतलब उस वस्तु का वेग एक समान है। और बच्चों जिस वस्तु का वेग एक समान होता है, मतलब जिसका वेग परिवर्तन नहीं होता, उसका त्वरण कितना होता है? 0। तो आपने इस ग्राफ को देख के ही बता दिया कि जो भी वस्तु हमने बनाई, जिस वस्तु का भी हमने ग्राफ बनाया है उसका त्वरण कितना है? 0, और उसका वेग क्या है? एक समान है। अब मैं बताता हूँ प्रवणता से। इस रेखा की प्रवणता क्या है बच्चों?
पहले तो ये देखो कि ग्राफ कौन सा है, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से मिलता क्या है, त्वरण। आपने कहा भैया हमें पता चल गया कि अगर मैं प्रवणता निकाल दूंगा तो त्वरण आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा प्रवणता देखनी आती है आपको? आपने कहा बिल्कुल, हमने सीख रखा है। अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है उसकी प्रवणता 0 होती है। क्या ये रेखा x अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब इसकी प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता कितनी है, 0। और प्रवणता से ही हमें क्या मिल रहा है, त्वरण। मतलब इस वस्तु का, जिसका ये ग्राफ है, उसका त्वरण 0 है। त्वरण 0 मतलब हमने क्या नहीं बदली, उस वस्तु ने ना तो अपनी चाल बदली है ना उसने अपनी दिशा बदली है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, अभी मैंने ये ग्राफ ऊपर की तरफ खींचा था बच्चों, अब मैं इसको नीचे की तरफ खींच देता हूँ, ऐसा ही जैसा ऊपर है। फर्क क्या है दोनों में, आप मुझे बताएंगे, सोच के बताएंगे। और मैं अब जल्दी से बताना शुरू करता हूँ। ये वेग ऊपर की तरफ है, मतलब ये बच्चों धनात्मक वेग है। कैसा वेग है, धनात्मक। नीचे की तरफ है तो बच्चों ये ऋणात्मक वेग है। ऋणात्मक वेग और धनात्मक वेग क्या होता है ये बात समझ लो। मान लीजिए बच्चों मैंने इस दिशा में चलना शुरू किया, ऐसे मैंने ऐसे चलना शुरू किया और मैंने खुद से इसको अपनी धनात्मक दिशा मान लिया, तो इस दिशा में मेरा वेग धनात्मक कहलाएगा। लेकिन बच्चों अब मैं इस दिशा से चल के ऐसे आऊँ तो मैं पहले वाली दिशा के विपरीत दिशा में चल रहा हूँ, तो अब मेरी दिशा ऋणात्मक मानी जाएगी और इस दिशा में मेरा वेग ऋणात्मक कहलाएगा। इसके अलावा इसमें और कोई फर्क नहीं है। ऊपर खींची गई रेखा बता रही है धनात्मक वेग, नीचे खींची हुई रेखा बता रही है ऋणात्मक वेग। इस रेखा की प्रवणता कितनी है, आप कहेंगे 0। प्रवणता से मिलता क्या है, त्वरण, तो इसका मतलब इसका त्वरण भी 0 है। इस रेखा की प्रवणता, क्या ये रेखा भी x अक्ष के समांतर है? आपने कहा ठीक है, प्रवणता इसकी भी 0 है। तो आपने कहा प्रवणता जैसे ही 0 हुई, हमने कहा इसका त्वरण भी 0। मतलब त्वरण 0 होने का मतलब इसका वेग एक समान है, इसका भी वेग एक समान है। इस वस्तु का वेग बदल नहीं रहा, इस वस्तु का वेग भी बदल नहीं रहा। फर्क ये है कि अगर ये वस्तु ऐसे जा रही है तो नीचे वाला ग्राफ इसके विपरीत दिशा चल रहा है। मतलब वो दूसरी वस्तु, अगर ये वस्तु A है और ये वस्तु B है, तो फर्क इतना है कि A और B विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं और कोई फर्क यहाँ नहीं है। उम्मीद है आपको मैं समझा पाया हूँगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने कहा अब बताना थोड़ा सा, जैसे ही ग्राफ बनाया बच्चों, यहाँ मैंने लिखा वेग और बच्चों मैंने यहाँ लिखा समय। 1 मिनट में यहाँ लिखा बच्चों मैंने वेग और बच्चों यहाँ लिखा हमने समय। जैसे ही मैंने ये ग्राफ बनाया, आपने कहा, मैंने आपसे पूछा बताओ वेग धनात्मक है या ऋणात्मक? आपने कहा भाई ऊपर की तरफ है तो वेग धनात्मक है। अच्छा जी, मैंने पूछा त्वरण बताओ, क्योंकि भाई यहाँ से त्वरण ही निकाल लेंगे हम, प्रवणता। हमने कहा ये रेखा x अक्ष के साथ 90 डिग्री से कम का कोण बना रही है। कैसा? 90 डिग्री का। और किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज में। तो यही तो हम चाहते हैं। तो इसका मतलब इसकी जो प्रवणता है, प्रवणता मतलब जो त्वरण है, वो त्वरण कैसा है? वो धनात्मक है। वेग भी धनात्मक, त्वरण भी धनात्मक, मतलब दोनों की दिशा सेम है। जिस दिशा में वस्तु चल रही है उसी दिशा में त्वरण है। और मैंने बताया था ऐसा होने पर वस्तु की चाल बढ़ती है, वस्तु की चाल बढ़ती है। इसका मतलब ये जिस वस्तु का ग्राफ है उसकी चाल बढ़ रही है। मुझे एक बात बता दो, वेग कैसा है? धनात्मक। वेग बढ़ रहा है, देखो वेग बढ़ रहा है, ठीक है। हमने कहा त्वरण, त्वरण के लिए हमने क्या निकाल ली? प्रवणता। प्रवणता के लिए हमने देखा कि कोण कितना है? 90 डिग्री से कम। प्रवणता क्या होगी? धनात्मक। मतलब हमारा वेग भी धनात्मक, त्वरण भी धनात्मक। जब दोनों धनात्मक होते हैं, मतलब सेम दिशा में होते हैं, तो चाल बढ़ती है। लेकिन जब मैंने आपको दूसरे ग्राफ की बात करके दिखाई इसकी, आपने कहा कि भाई ये ग्राफ तो नीचे है, मतलब इससे ऊपर वेग प्लस होगा, इससे नीचे वेग माइनस होगा। तो आपने यहाँ लिखा वेग कैसा है? ऋणात्मक। अब इस ग्राफ की प्रवणता निकाल लें। प्रवणता से हमें मिलेगा त्वरण। प्रवणता निकालने के लिए हमें कोण मापते हैं। कोण 90 डिग्री से तो कम है, लेकिन बच्चों मुझे बताओ क्या ये को हमने कोण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा है? हमें मापना होता है एंटी क्लॉकवाइज में, हमने मापा है नीचे की तरफ। मतलब जो हमारी प्रवणता है वो अब क्या हो गई है?
ऋणात्मक। और मुझे बताओ बच्चों एक बार, इस ग्राफ की प्रवणता से हमें क्या मिलता है? त्वरण मिलता है, मतलब जो त्वरण है वो भी कैसा है? ऋणात्मक। वेग भी ऋणात्मक और त्वरण भी ऋणात्मक, मतलब दोनों की दिशा क्या है? एक ही है। इसका मतलब चाल बढ़ेगी। जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि चाल बढ़ेगी घटेगी कैसे, वो त्वरण वाला वीडियो देखना जिसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि वस्तु की चाल बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, उसे बिना देखे ये समझ नहीं आने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे के ग्राफ की बात कर लेते हैं एक बार। हमने कहा बच्चों ये वेग है और ये समय है। मैंने आपको ग्राफ ऐसे बना के दिया, मैंने पूछा अब बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे बस, यहाँ से इतनी ही, कभी कन्फ्यूजन हो आपको। ठीक है, मैंने कहा बताओ वेग कैसा है। आपने कहा वेग ऊपर की तरफ है, ये मत सोचना कि ऐसे आ रहा है तो नीचे की तरफ है, नहीं, इससे ऊपर देखना, इससे ऊपर प्लस होता है, इससे नीचे माइनस होता है। तो हमने कहा वेग कैसा है, आपने कहा धनात्मक वेग है। कैसा वेग है? धनात्मक। बात समझ आई है क्या? वेग कैसा है? धनात्मक। मैंने कहा अच्छा प्रवणता निकाल दो यार। आपने कहा कि यार इस रेखा ने 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनाया है, 90 डिग्री से ज़्यादा कोण होने पे प्रवणता कैसी होती है? ऋणात्मक। और प्रवणता से हमें मिल रहा है त्वरण, मतलब इस वस्तु का त्वरण जिसका हमने ग्राफ बनाया है कैसा है? ऋणात्मक। मतलब वेग धनात्मक है और त्वरण ऋणात्मक है, मतलब दोनों की दिशा विपरीत है। और बच्चों मैंने आपको समझा रखा है कि अगर वेग और त्वरण की दिशा विपरीत हो तो वस्तु की चाल घटती है, चाल घटती है। इसका मतलब इस वस्तु की चाल घट रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि पहले इतनी चाल थी, फिर इतनी हो गई है, फिर घटते घटते यहाँ कितनी हो गई है? 0। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ इस ग्राफ से। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने पूछा इसके बारे में बताओ, आपने कहा ये नीचे की तरफ है तो वेग ऋणात्मक होगा। वेग कैसा होगा? ऋणात्मक। मैंने कहा ठीक है। आपको पूछा मैंने त्वरण, त्वरण के लिए क्या निकालनी पड़ेगी? प्रवणता। अभी देखो ये कोण क्या है? 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा होने पर प्रवणता ऋणात्मक होती है, लेकिन ये कोण हमने उल्टी दिशा में मापा है तो ये वाली प्रवणता कैसी हो जाएगी? धनात्मक। मतलब वस्तु का जो वेग है वो ऋणात्मक है और त्वरण धनात्मक है, मतलब वेग और त्वरण विपरीत दिशाओं में हैं, मतलब चाल घट रही है, चाल घट रही है या घटती है। देख भी लो, जब समय 0 था तो चाल इतनी थी, समय बढ़ता गया तो चाल घटते घटते यहाँ जाके कितनी हो गई? 0 हो गई। बच्चों ऊपर का होना मतलब वेग प्लस है, ऐसे जा रहा है, नीचे का मतलब वेग ऋणात्मक है, मतलब ऐसे आ रहा है। लेकिन ये जो त्वरण ऋणात्मक और धनात्मक की बात है, ये भी आपको क्या बताएगा? दिशा बताएगा कि त्वरण की दिशा वेग के दिशा में है या अलग है। अगर दोनों का चिन्ह एक जैसा होगा, दोनों प्लस होते तो हम कहते हैं दोनों सेम दिशा में है, सेम दिशा होने पर चाल बढ़ती है। मैंने कहा अगर दोनों का ये अलग हो, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों विपरीत है और विपरीत होने पे चाल घटती है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। वेग समय ग्राफ में इससे ज़्यादा क्या ही पूछ लेगा आपको, ठीक है। लेकिन एक बात और है, पूछ सकता है, मैं बता रहा हूँ अभी जितने भी ग्राफ हमने देखे, एक बार तो मैंने ऐसा ग्राफ देखा जिसकी प्रवणता 0, प्रवणता 0 मतलब त्वरण 0, त्वरण 0 मतलब वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाल भी नहीं बदल रही, दिशा भी नहीं बदल रही। फिर हमने ऐसा देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ये देखा, फिर ये देखा, सरल रेखा देखी। सरल रेखा का मतलब प्रवणता नहीं बदलती, सरल रेखाओं की प्रवणता बदलती नहीं है। प्रवणता नहीं बदलती तो त्वरण नहीं बदलता, मतलब त्वरण एक समान है। एक समान त्वरण का मतलब वेग एक समान रूप से बदल रहा है। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा हुआ बच्चों, बताना, अगर ग्राफ मैंने यहाँ लिया वेग और यहाँ हमने लिया समय, अगर मैं कहूँ ये बताओ ये क्या है, आपने कहा ग्राफ देखो, ग्राफ देख के जब समय 0 है तो वेग 0 है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वेग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपने कहा ठीक है, अच्छा जब वेग बढ़ रहा है तो त्वरण भी होगा। अभी तो वेग बढ़ रहा है, हो सकता है घट भी जाए, इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं। वेग के बदल जाने को ही त्वरण कहते हैं, मतलब यहाँ त्वरण है। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींची इस बिंदु पर, ये कोण बना, फिर इस रेखा बिंदु पे खींची, ये कोण बना, फिर यहाँ खींची, ये कोण बना। ये देखा हमने कि जैसे जैसे आगे बढ़े ये कोण बढ़ता जा रहा है
कोण बढ़ने का मतलब प्रवणता बढ़ेगी, प्रवणता मतलब त्वरण भी बढ़ रहा है, मतलब वस्तु का त्वरण एक समान नहीं है, वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है। इस ग्राफ को देख के हमें पता चला कि वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है। अच्छा ये बताना मुझे एक बार, इसका मतलब क्या होगा? आपने कहा ये है वेग और ये है समय। आपने कहा ठीक है, जब समय कितना है 0 तो वेग कुछ ना कुछ है, मतलब वस्तु विराम में नहीं है, चल ही रही है। लेकिन समय बढ़ते बढ़ते उसका वेग घटा और यहाँ जाके कितना हो गया 0। हमने कहा वेग घट रहा है। क्या कर रहा है? वेग घट रहा है, मतलब बदल रहा है, मतलब त्वरण है। हमने कहा यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचो। आपने जैसे ही स्पर्श रेखा खींची, आपने देखा ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब हमारा जो त्वरण है या ये कहिए प्रवणता है जो कि हमें क्या देगी त्वरण, वो ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। जब हमने यहाँ खींचा तो ऐसा हुआ, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन उससे कम है। अगर ये 150 डिग्री का कोण है तो ये 120 की कोण है, लेकिन है ऋणात्मक ये प्रवणता। फिर यहाँ खींची, हमने ये देखा कि यहाँ कोण घटता जा रहा है। कोण घटने का मतलब प्रवणता घट रही है, मतलब त्वरण भी घटेगा। बात समझ आ गई है क्या? ऐसे ग्राफ को हम देख के बता सकते हैं। अभी तो बस इतना जब समझ लीजिए, पढ़ना आपको आ गया है मुझे पता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हम वो करेंगे। लेकिन इतनी बात पता होनी चाहिए कि किसी ग्राफ से हम प्रवणता कैसे निकाल लेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे और उससे हमें मिलेगा क्या। निकालने के लिए y अक्ष को भाग कर देंगे x अक्ष से, प्रवणता निकल जाएगी। y x अक्ष को गुणा कर दो y अक्ष से, क्षेत्रफल निकल जाएगा। और वो देगा क्या, वो हमें देखना पड़ेगा कि वो लिखा क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं। अगला ग्राफ हम पढ़ेंगे त्वरण समय ग्राफ। कौन सा? त्वरण समय ग्राफ। इसको हटा रहा हूँ। चलिए हेडिंग लगा लीजिए। आज का दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे त्वरण समय ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एक्सेलरेशन, पूरा लिख लेना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और शॉर्ट में बच्चों बोलते हैं इसको AT ग्राफ। एक्सेलरेशन मतलब A, टाइम मतलब T, AT ग्राफ। फिर से मैंने यहाँ बनाया, अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने कहा यहाँ लेंगे त्वरण और यहाँ लेंगे हम समय। समय को प्रदर्शित करेंगे T से, त्वरण को प्रदर्शित करेंगे A से। ऊपर त्वरण प्लस होगा, नीचे त्वरण माइनस होगा। ध्यान दो, पिछली बार यहाँ वेग था तो वेग ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था। समय कभी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए इसकी बात नहीं करते हम। मैंने कहा बताओ इस ग्राफ की प्रवणता से हम क्या मिले। सबसे पहले किस पे टूट पड़ना है कि यहाँ क्या लिखा है, फिर टूट पड़ना है प्रवणता। प्रवणता मतलब इसको भाग करो इससे, त्वरण बटे समय। आपने देखा कि त्वरण बटे समय क्या होता है। इन दो देखो, कहीं त्वरण बटे समय है क्या? आप जब ध्यान से देखोगे कि ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ये बेफिजूल की चीज़ है। मतलब जब आपके पास त्वरण समय ग्राफ होगा, आप उसकी प्रवणता निकाल लेंगे नहीं। निकाल लेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, हम प्रवणता निकाल लेंगे ही नहीं। यहाँ लिख लेंगे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। किससे नहीं मिलता कुछ? त्वरण समय ग्राफ की प्रवणता से कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता तो हम क्या निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल। आपने कहा ठीक है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों की गुणा करनी होती है। गुणा करने पे क्या आएगा? त्वरण गुणा समय। त्वरण गुणा समय। त्वरण गुणा समय कहाँ है? त्वरण गुणा समय क्या आ जाएगा? वेग परिवर्तन। मतलब इसके क्षेत्रफल से हमें वेग परिवर्तन मिलेगा। क्या मिलेगा? वेग परिवर्तन मिलेगा। किसके क्षेत्रफल से? त्वरण समय ग्राफ के क्षेत्रफल से वेग परिवर्तन प्राप्त होता है। लिख लेना, त्वरण समय ग्राफ के क्षेत्रफल से वेग परिवर्तन प्राप्त होता है। ये था, ठीक है। अब तो आपको आसान लग रहा होगा कि प्रवणता निकालने कैसे, क्षेत्रफल निकालने कैसे और उनसे मिलता क्या है हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राफ की बात कर लेते हैं कुछ। अगर बच्चों मैं आपके सामने ये ग्राफ बना दूं ऐसे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि समय के साथ त्वरण नहीं बदल रहा है। समय के साथ त्वरण नहीं बदल रहा है। देखो यहाँ समय 0 है, त्वरण मान लेते हैं 2 है।
यहाँ समय कुछ है, त्वरण अब भी 2 है, यहाँ समय कुछ है, त्वरण अब भी 2 है, मतलब समय बदल रहा है, त्वरण नहीं बदल रहा है। मतलब इस वस्तु का त्वरण एक समान है। कैसा त्वरण है? एक समान त्वरण। अगर आप इसके नीचे का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस वस्तु का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो इस वस्तु का वेग परिवर्तन कितना हुआ है। क्षेत्रफल से क्या मिलता है? वेग परिवर्तन मिलता है बच्चों, ठीक है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस ग्राफ से आगे क्या ही पूछेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है त्वरण भी बढ़ता जा रहा है। अगर मैं ऐसे कर दूंगा इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है त्वरण घटता जा रहा है। उम्मीद है आप ग्राफ को पढ़ना सीख गए होंगे। क्लियर है बात? चलिए अब तीनों ग्राफ को जल्दी से समराइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया है, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपके सामने हैं, इनके बिना काम चलने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। सुनना ध्यान से। एक टेबल बना रहा हूँ मैं, एक सारणी। मैं यहाँ लिखूंगा ग्राफ के बाद लिखूंगा मैं प्रवणता, और बच्चों प्रवणता के बाद लिखूंगा मैं क्षेत्रफल, ठीक है जी। और आप भी इसको बनाएंगे। पहला जो ग्राफ होगा बच्चों हमारा, पहला, फिर दूसरा, और फिर आएगा तीसरा ग्राफ, और 3 ही ग्राफ हमने अब तक पढ़े हैं, ठीक है। चलिए मैंने कहा सबसे पहला ग्राफ पढ़ा हमने बच्चों स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। आप अच्छे से थोड़ा सा बड़ा बना लेना, या ये कहिए विस्थापन समय ग्राफ। दूसरा हमने पढ़ा बच्चों वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। तीसरा हमने पढ़ा बच्चों त्वरण समय ग्राफ। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा अच्छा बताओ कि इस ग्राफ की प्रवणता से हमें क्या मिलता है। आपने कहा भाई प्रवणता निकालने के लिए स्थिति को समय से भाग करेंगे, विस्थापन को समय से भाग करेंगे। विस्थापन बटे समय होता है वेग, मतलब प्रवणता से हमें मिलेगा वेग। किसका वेग मिलेगा? बताओ जल्दी से। हमें वेग मिलेगा वस्तु का। किस ग्राफ से? स्थिति समय ग्राफ से। फिर हमने कहा बताओ स्थिति समय ग्राफ के क्षेत्रफल से क्या मिलता है। आपने कहा क्षेत्रफल के लिए इन दोनों की गुणा करेंगे, स्थिति और समय की। स्थिति और समय मतलब विस्थापन और समय की गुणा तो कहीं नहीं दिख रही है, मतलब इस ग्राफ के क्षेत्रफल से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, ठीक है जी, समझ आ गया। मैंने कहा बताओ वेग समय ग्राफ की प्रवणता। मैंने कहा प्रवणता निकालनी है तो वेग को भाग कर दो समय से। वेग बटे समय, वेग बटे समय, वेग बटे समय होता है त्वरण। मतलब इस ग्राफ की प्रवणता से हमें त्वरण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? त्वरण। मैंने कहा बताओ क्षेत्रफल से क्या मिलेगा। आपने क्षेत्रफल के लिए कहा कि इन दोनों गुणा करनी पड़ेगी, वेग गुणा समय। वेग गुणा समय, वेग गुणा समय यहाँ है, मतलब हमें मिलेगा विस्थापन। क्या मिलेगा? विस्थापन, ठीक है जी। हम पहुंचे लास्ट ग्राफ पे। हमने कहा बताओ त्वरण समय ग्राफ की प्रवणता से क्या मिलता है। प्रवणता निकालने के लिए दोनों को भाग करना पड़ेगा, त्वरण बटे समय, त्वरण बटे समय, त्वरण बटे समय। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इस ग्राफ की प्रवणता से हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हमने कहा क्षेत्रफल से क्या मिलेगा। क्षेत्रफल के लिए इन दोनों गुणा करनी पड़ेगी, त्वरण गुणा समय, त्वरण गुणा समय से हमें मिलेगा वेग परिवर्तन। वेग नहीं मिलेगा, ध्यान दो, वेग परिवर्तन मिलेगा। क्या मिलेगा? वेग परिवर्तन। एक पूरी टेबल है, आपको ये याद होनी चाहिए। मैं इसको एक अलग तरीके से भी आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, जैसे हमने सीखा था। 3 चीज़ें होती हैं बच्चों। पहला होता है विस्थापन, दूसरा होता है वेग, और तीसरा होता है बच्चों त्वरण। विस्थापन, वेग, त्वरण। अगर मेरे पास विस्थापन समय ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ, दूसरा है वेग समय ग्राफ, और तीसरा बच्चों त्वरण समय ग्राफ, तो हम क्या करेंगे, इस वाले ग्राफ का अगर हम प्रवणता निकाल दें, क्या निकाल दें? प्रवणता। आगे की तरफ चले जाएं। मैंने आपको बताया था प्रवणता डिफरेंशिएशन होता है। मैंने आपको बताया था विस्थापन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेग मिलेगा, वेग का डिफरेंशिएशन करेंगे त्वरण मिलेगा। आगे जाते हुए डिफरेंशिएशन करते हैं, पीछे आते हुए इंटीग्रेशन करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन क्या है? प्रवणता। तो आगे जाते हुए प्रवणता निकालो, पीछे आते हुए क्षेत्रफल निकालो। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता निकालो, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता निकालो, वेग मिलेगा। वेग समय ग्राफ की प्रवणता निकालो,
आपको त्वरण मिलेगा। वेग समय ग्राफ की प्रवणता निकालो, त्वरण मिलेगा। आपने कहा वापस आओ, वापस आते हुए क्या निकाल लो, क्षेत्रफल। आपने कहा किसका, त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लो, वेग मिलेगा, वेग परिवर्तन। त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लो, वेग परिवर्तन मिलेगा। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लो, पीछे आते हुए क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें विस्थापन मिलेगा। किसका, वेग समय ग्राफ का क्या निकाल लो, क्षेत्रफल, क्या मिलेगा, विस्थापन। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि विस्थापन समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लो, मतलब पीछे आ जाओ, तो पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। विस्थापन समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लो, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैं कहूँ समय त्वरण समय ग्राफ की प्रवणता निकाल लो, मतलब और आगे चले जाओ, तो आगे तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ आ गया। बार बार इसलिए बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए, फिट हो जानी चाहिए बात कि अगर मेरे पास विस्थापन समय ग्राफ है तो उसकी प्रवणता से हमें क्या मिलता है, क्षेत्रफल से हमें क्या मिलता है। मैंने कहा उसके बाद वेग समय ग्राफ है, उसकी प्रवणता और क्षेत्रफल से क्या मिलता है। तीसरा है हमारे पास त्वरण समय ग्राफ, उसके प्रवणता और क्षेत्रफल से क्या मिलता है। तीनों को याद करना है, जैसे ही बोल लो एकदम से याद आना चाहिए कि स्थिति समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता से वेग मिलता है, क्षेत्रफल से कुछ नहीं मिलता। दूसरा वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या मिलता है, त्वरण मिलता है, क्षेत्रफल से मिलता है विस्थापन। प्रवणता निकालते हुए आगे जाना होता है, क्षेत्रफल निकालते हुए पीछे आना होता है। लास्ट पे पहुंचते हैं क्षेत्रफल समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ की प्रवणता निकालना मतलब आगे जाना, आगे तो कुछ भी नहीं है, इससे आगे तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं मिलेगा। त्वरण समय ग्राफ की प्रवणता से कुछ नहीं मिलता, लेकिन त्वरण समय ग्राफ की जब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वापस आएंगे, तो त्वरण से पहले कौन है, वेग, मतलब हमें वेग परिवर्तन मिलेगा। उम्मीद है आपको तीनों ग्राफ अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई दिक्कत होगी, जैसा आप मेरे ठीक अच्छे पढ़ाने पे आप कमेंट करके बता देते हैं कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो अगर मैं कभी किसी दिन अच्छा ना पढ़ाऊँ तो आप मुझे ये भी बताएंगे कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई है, ये हमें दोबारा सीखनी है। कोशिश करूँगा मैं दोबारा उसको समझा पाऊँ, लेकिन आप बता दिया करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इसके, लेकिन आज थोड़े से क्वेश्चन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये टेबल याद रखना कि किस ग्राफ से, या रटनी नहीं है, समझनी है बस। ये दो फॉर्मूले याद रखो, ये ध्यान रखो, प्रवणता निकालने के लिए कि भाग करते हैं और क्षेत्रफल निकालने के लिए गुणा करते हैं, हो जाएगा काम आपका, बहुत आसान है। मैंने कहा बच्चों ये आपके सामने ग्राफ है, पहला ग्राफ। यहाँ जब भी आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन करने हो, सबसे पहले टूट के पढ़ना लिखा क्या है। यहाँ लिखा है विस्थापन और यहाँ लिखा है समय। समय को लिखा t, विस्थापन को लिखा s, और ग्राफ कुछ ऐसा दिया, ग्राफ ऐसा दिया। यहाँ लिख दिया ये है आपकी कार A, या वस्तु A लिख दी, कार A, और फिर कहा ये है कोई कार B। दो कार का विस्थापन समय ग्राफ आपके सामने है। आपसे पूछा बताओ किस कार का वेग अधिक है, या कौन सी कार अधिक वेग से चल रही है। जैसे ही आपने देखा कि विस्थापन समय ग्राफ है, पहले ये देखना सवाल क्या पूछा है, पहले ये देखना है कि हम इससे निकाल क्या क्या सकते हैं। आपने कहा इसका त्वरण से हमें क्या मिलेगा, इसकी प्रवणता से आप क्या मिलेगा। आपने कहा प्रवणता हमें मिलेगी विस्थापन बटे समय, मतलब हमें मिलेगा वेग। क्षेत्रफल से क्या मिलेगा, क्षेत्रफल होगा हमारा विस्थापन गुणा समय, जो कि कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं। मतलब इस ग्राफ से हमें सिर्फ प्रवणता से मतलब है, और यही हमें पूछा गया है कि किस कार का वेग अधिक है, या कौन सी कार अधिक वेग से चल रही है, अधिक चाल से चल रही है। तो बच्चों वेग मिल कहाँ से रहा है, प्रवणता से। तो जिसकी प्रवणता ज़्यादा होगी, जिसकी प्रवणता ज़्यादा होगी उसी का वेग ज़्यादा होगा। तो आपने कहा कि प्रवणता किसकी ज़्यादा है, आपने कहा जिसका कोण ज़्यादा होगा। कोण कहाँ से मापते हैं, कोण मापते हैं आधार से। आधार कोण होता है, जैसे ही मैं वेग निकालूंगा विस्थापन बटे समय हो रहा है समय, तो समय से कोण मापना है बच्चों। मैं अभी ये भी सिखा रहा हूँ कि कोण कहाँ से मापना है। समय से कोण मापेंगे, ये कोण और ये कोण। किसका कोण ज़्यादा है, कार ए का। कार ए की प्रवणता ज़्यादा है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद से लिख लेंगे, इतनी समझदार आप हैं कि कार ए का कोण ज़्यादा है, तो कार ए की प्रवणता
अधिक है, प्रवणता से हमें मिलेगा वेग, तो किसका वेग अधिक है? कार ए का। मतलब कार ए कार बी से अधिक गतिमान है, मतलब तेजी से चल रही है। ये मैंने आपको करके दिखाया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको कुछ सवाल ये पूछ लेगा कि बताइए कि स्थिति समय ग्राफ से किसी वस्तु का वेग कैसे निकाला जाए, तो आप कह देंगे उसकी प्रवणता निकाल के, उस ग्राफ की प्रवणता निकाल के। क्लियर है मेरी बात? या ये कह लीजिए किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ से विस्थापन कैसे निकाला जाए, तो आपको पता है वेग से वापस विस्थापन पे आना है, तो वापस आने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हम कह देंगे इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज ये पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब मिक्स क्वेश्चन होंगे जितने भी कर पाएंगे, ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, दूसरा क्वेश्चन ये देखेंगे। यहाँ लिखा है बच्चों त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यूनिट आपको पता होना चाहिए, त्वरण की यूनिट मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ है बच्चों समय, समय दे रखा है सेकंड में, और कहा ये है ग्राफ कुछ ऐसा है। यहाँ लिखा है 10 और यहाँ लिखा है 11, और कहा गया है कि एक कण विराम से अपनी गति प्रारंभ करता है। क्वेश्चन लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। एक कण विराम से अपनी गति प्रारंभ करता है, इसके त्वरण और समय ग्राफ को निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस कण की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। इस कण की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। इस कण की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। कहाँ से शुरू किया इसने? विराम से। जब ये विराम में था तो उसका वेग शुरू में कितना था? इसका शुरू में वेग कितना था? 0। शुरू वाले वेग को बोलते हैं बच्चों प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। विराम का मतलब है प्रारंभिक वेग कितना था? 0 था। ध्यान से आपने देखा, टूट पड़े आपकी ग्राफ किस किस का है? त्वरण समय का। क्या क्या मिलता है? त्वरण समय ग्राफ की जो प्रवणता है, त्वरण समय ग्राफ की प्रवणता से कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसके क्षेत्रफल को निकाल के मैं क्या निकाल सकता हूँ? वेग परिवर्तन। अब बच्चों मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं बार बार लिख के बताऊँ किस किस ग्राफ से क्या। मैं सीधा बोलूँगा, वो टेबल अपने सामने रखेंगे या कोशिश करेंगे अपने आप याद करने की कि त्वरण गुणा समय क्या होता है? वेग परिवर्तन। तो अगर मैं क्या निकालना चाहता हूँ? वेग परिवर्तन, कण का वेग परिवर्तन, कण का वेग परिवर्तन, तो मैं कहूँगा इस AT ग्राफ का, ये कौन सा ग्राफ है? AT ग्राफ का क्या निकाल लो? इसका क्षेत्रफल निकाल लो। जैसे ही आपने देखा कि ये तो एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो अब आ गया आपके सामने मैथमेटिक्स, गणित। अब आपको सूत्र याद होने चाहिए। जिसको नहीं पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो कैसे कर पाएगा भाई? इस त्रिभुज का क्षेत्र आधार कितना है? 11। ऊंचाई इसकी बच्चों 10 है, तो आपने यहाँ 10 लिखा। 2 से गया 10, यहाँ गया 5, यहाँ गया 55। मतलब ये 55 क्या आया? ये आया वेग परिवर्तन, मतलब मीटर पर सेकंड। वेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये परिवर्तन आया है। परिवर्तन मतलब डेल्टा V। डेल्टा मतलब परिवर्तन, V मतलब वेग। परिवर्तन निकालते हैं बच्चों अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ये F का मतलब फाइनल है, I का मतलब इनिशियल है। ये अंतिम वेग और ये है प्रारंभिक वेग। इनका अंतर कितना है? 55। लेकिन शुरू में वेग तो कितना था? इनिशियल वेग कितना था? 0। तो V फाइनल कितना हो गया? 55। ठीक है जी। तो ये अंतिम वेग कितना होगा इसका? 55 होगा। कितना होगा बच्चों? 55 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसका अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अधिकतम वेग। यही तो बोला है, अधिकतम चाल बोल ली है। क्या मुझे पता है कि ये अधिकतम चाल है? ऐसा करते हैं, देखते हैं एक बार यहाँ से। क्या बीच में देखो वस्तु का त्वरण लगातार घट रहा है, वस्तु का त्वरण लगातार घट रहा है। शुरू में वेग कहाँ से चली है वस्तु? विराम से, मतलब उसका शुरू में वेग कितना था? 0। और कितना वेग परिवर्तन हुआ? 55 का। मतलब 0 से चल के वस्तु कहाँ, किस चाल तक पहुँची होगी? 55 की चाल तक पहुँची होगी। इसका मतलब अधिकतम चाल वस्तु की क्या रही होगी? 55 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर है, ये इसका उत्तर है बच्चों। इसका उत्तर क्या है? 55 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको हटा रहा हूँ भाई मैं।
ये क्वेश्चन हमने कहाँ से, अब देखो मैं कहीं से भी ग्राफ, मैंने ये तो नहीं किया कि पहले वेग समय ग्राफ का कराऊँ, मैं सीधा किसका आ गया, त्वरण समय ग्राफ का। लेकिन क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आते हैं, हमें चीज़ें आती हैं, हम आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, आपके सामने एक ग्राफ है, यहाँ है 1 2 3 4, ये है भाई आपका 20, और इसके सामने है 10, और यहाँ कहीं लिखा है 30। मैंने कहा ये ग्राफ देख लो। आपने कहा कि आपने तो पता नहीं ग्राफ किस किस के बीच है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, यहाँ लिखा हुआ है वेग मीटर पर सेकंड, यहाँ लिखा है बच्चों समय जो कि है सेकंड में। तो आपको पता चला ये ग्राफ किस किस का है, वेग समय ग्राफ है। क्या है, वेग समय ग्राफ। अब जैसे ही आपने वेग समय ग्राफ दिखा, टूट पड़े कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से मिलता है त्वरण, वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से मिलता है हमें विस्थापन। मतलब यहाँ दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्रवणता से भी हमें कुछ मिल रहा है और क्षेत्रफल से भी हमें कुछ मिल रहा है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि सवाल में क्या पूछा है। सवाल में कह रहा है बच्चों कि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ निम्नलिखित चित्र में दिया गया है। इस वस्तु द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस वस्तु द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी मतलब एक प्रकार का विस्थापन। बच्चों विस्थापन और दूरी में अंतर होता है, लेकिन यहाँ मुझे दूरी निकालनी है। तो अभी के लिए इस वाले सवाल के लिए मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ दूरी ही विस्थापन है, वो विस्थापन ही दूरी है। क्यों, वो आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप ये देखो कि मुझे दूरी निकालनी है, या ये कह देता विस्थापन निकालना है, तो क्या करते आप कहते हैं हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। हमने कहा चलो क्षेत्रफल निकालते हैं। कितने सेकंड तक की दूरी निकालनी है, 4 सेकंड तक की। तो आप 0 से चल के 4 सेकंड तक का सारा क्षेत्रफल निकाल देंगे, मतलब ये जो सब है। तो मैंने लिखा वस्तु द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी। दूरी के लिए क्या निकाल लेंगे, वीटी समय, ये है जो हमारा वेग समय। वेग मतलब वेलोसिटी, समय मतलब टाइम। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल। मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था, ऐसे लिखा हुआ है, ये एस सेकंड है। समय मतलब क्या होता है टी, लेकिन किस में है ये, सेकंड में। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल। आप कहेंगे कि भैया आपने बताया था वीटी ग्राफ के क्षेत्रफल से तो विस्थापन निकलता है, और विस्थापन और दूरी में होता है अंतर। आप यहाँ दूरी लिख रहे हैं, लेकिन होना चाहिए विस्थापन। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं एक सीधी रेखा पे चल रहा हूँ तो क्या मेरे द्वारा चली गई दूरी ही मेरा विस्थापन है? सीधे मैंने जब दूरी और विस्थापन पढ़ाया था, मैंने बताया था कि अगर हम सीधा चलते रहें तो दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। क्या इस वस्तु ने अपनी दिशा बदली है? देखो ऊपर की तरफ वेग कैसा है, धनात्मक, नीचे कैसा होता है, ऋणात्मक। क्या ग्राफ नीचे की तरफ है? नहीं, मतलब वस्तु का वेग धनात्मक है। धनात्मक मतलब वो उसी दिशा में चलता जा रहा है। और जब वस्तु अपनी दिशा ना बदले, एक ही दिशा में चलती रहे, तो विस्थापन और दूरी बराबर होते हैं। इसलिए चाहे दूरी निकाल लो, विस्थापन निकाल लो, बात एक ही है। जैसे ही मैंने आपको कहा कि इसका क्षेत्रफल निकाल लो, कुछ बच्चों को पसीना आ गया कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालने। तो बच्चों ध्यान से सुनो, इसमें कुछ आकृतियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। एक त्रिभुज, ये है हमारा एक आयत, ये भी एक आयत है, और ये जो अजीब सी दिख रही है ये, इसको बोलते हैं बच्चों समलंब। क्या होता है समलंब? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको गति की समीकरणें पढ़ाऊंगा वहाँ आपको समलंब की जरूरत पड़ेगी, तो सीख लो। समलंब एक ऐसी आकृति होती है बच्चों जिसकी आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर और बाकी 2 बची हुई भुजाएं असमांतर होती हैं। एक चतुर्भुज है। समलंब क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है जिसकी 4 भुजाएं हैं। उन 4 में से 2 आमने सामने वाली एक दूसरे के समांतर होती हैं और 2 एक दूसरे के समांतर नहीं होती। ऐसी आकृति को समलंब कहा जाता है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी ये भुजा और ये भुजा क्या है? समांतर। ये और ये समांतर नहीं है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कहीं लिख लेना बच्चों कि जो समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ शायद उधर दिखाई ना दे। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग
गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। और इस समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ही कई बार इस समलंब की ऊंचाई कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऊंचाई। ऐसा ही बन गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन वो त्रिभुज का है, ये अलग है। ये जो समांतर भुजाएं हैं इनका योग करना है और इनके बीच की दूरी ये मतलब ले लेना, ये वाली नहीं होती, हमेशा दूरी लंबवत वाली होती है भाई, ये हमें इनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, आ जाओ जी क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले ये त्रिभुज है, त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 आधार, इसका आधार है 1 और उसकी ऊंचाई है 20 प्लस इतना क्षेत्रफल निकल गया। आगे हमने इसको हटा रहा हूँ, इसको नोट कर लेना आप कहीं। आगे कौन है? एक आयत है, आयत होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है? कुछ बच्चे बोलेंगे 2, 2 नहीं है, 2 - 1 1 और इसकी चौड़ाई कितनी है? 20, यहाँ तक देखो तो 1 × 20 प्लस इसके बाद है समलंब, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये है इसकी समांतर भुजा, ये और ये कितनी ऊंची है? 20, ये कितनी ऊंची है? 10, तो ये जाएगा 20 प्लस 10। इनके बीच की दूरी मतलब ऊंचाई 3 - 2 1, ये समलंब का क्षेत्रफल हो गया। अब फिर से आयत आया, आयत की लंबाई कितनी है? 4 - 3 1 और चौड़ाई कितनी है? 10, ये आ गया 10। तो कितना आ गया बच्चों? 2 से गया 20, 10 आ गया, 20 × 1 20 आ गया, 20 और 10 30, 30/2 15 आ गया, 10 × 1 10, 10 और 10 20, 20 20 और 40 और 15 55, ये 55 आ गया। दूरी है तो दूरी आएगी मीटर में। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि वस्तु ने 55 मीटर की दूरी चली है 4 सेकंड में। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक कितनी दूरी चली है? 4 सेकंड। इस सवाल को कराते हुए एक चीज़ और ध्यान आ गई है बच्चों कि मैंने आपको अब तक 3 ग्राफ पढ़ाए, 3 ग्राफ में मैंने अलग अलग चीज़ें आपको बना के दिखाई। कभी मैं ऐसे बना देता हूँ, कभी मैं ऐसे बना देता हूँ, चाहे वो विस्थापन सदिश विस्थापन समय ग्राफ है, चाहे वो वेग समय ग्राफ है, चाहे वो त्वरण समय ग्राफ है। बच्चों ध्यान ये रखना कि ये जो ग्राफ बना रहा हूँ ना मैं, ये वस्तु के रास्ते को प्रदर्शित नहीं करते। कभी आप ये सोचो कि कोई वस्तु या कोई आदमी या कोई कार पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया, ऐसा नहीं है। ये रास्ते को, ये पथ को प्रदर्शित नहीं करता। आदमी चल तो सीधा ही रहा है, ये तो ये बदल रहा है कि जब समय इतना है तो वेग इतना हो गया, फिर वेग इतना हो गया, फिर वेग इतना हो। कभी आप ये सोचो कि पहले ऐसे चढ़ा, फिर ऐसे गया, फिर नीचे उतर गया, ऐसा नहीं कि ये जो तीनों ग्राफ हैं, स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ, ये हमें रास्ता नहीं बताते, वस्तु के रास्ते की जानकारी नहीं देते कि वस्तु किस रास्ते से गई है। वस्तु तो एक सीधे रास्ते पे चल रही है। भाई चैप्टर का नाम ही क्या है? सरल रेखा। अगर मैं कभी कोई ग्राफ ऐसे बना दूं ऐसे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कार ऐसे चढ़ी होगी, ना 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 ना, कार तो भाई सीधे रास्ते पे चल रही है। ये तीनों ग्राफ हमें वस्तु के पथ की जानकारी नहीं देते, ये हमें तो बस उनकी स्थिति बताते हैं, उनका वेग बताते हैं, उनका त्वरण बताते हैं। ठीक है, मान लो बच्चों इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ करा दूँ कि जैसे ना ये ग्राफ यहाँ से ऐसा हो जाता, ये ग्राफ ऐसे हो जाता, ऐसे, और ये हो जाता -10। ठीक है, वेग नीचे की तरफ माइनस होगा, ऊपर की तरफ प्लस होगा। माइनस लिखो ना लिखो पता आपको है। तब आपसे कहा जाता कि 4 सेकंड द्वारा वस्तु की चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब बच्चों अगर इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तब आपको मिलेगा विस्थापन। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है इस ग्राफ का कि 0 से 3 सेकंड तक तो आदमी गया सीधा, लेकिन 3 से 4 सेकंड में उसका वेग कैसा हो गया? ऋणात्मक, मतलब वस्तु ने वापस लौटना शुरू कर दिया। इसका मतलब अब वस्तु का जो विस्थापन है वो उसकी दूरी के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति में जब ग्राफ ऊपर भी हो, ग्राफ नीचे भी हो, दूरी निकालनी हो, तो यहाँ का क्षेत्रफल निकाल के इस क्षेत्रफल में जोड़ना पड़ेगा, जैसे हमने किया है, दूरी यही आएगी। लेकिन अगर मैं अभी तक तो मैंने कहा था कि चाहे विस्थापन निकाल लो चाहे दूरी निकाल लो, एक ही बात है। वो तब थी जब या तो ग्राफ ऊपर ही हो या ग्राफ नीचे ही हो, मतलब वस्तु ने अपने चलने की दिशा नहीं बदली है, तब विस्थापन और दूरी बराबर होते हैं। लेकिन अब विस्थापन और दूरी बराबर नहीं है, वस्तु आगे जाके पीछे आ गई है, दूरी ज़्यादा है, विस्थापन कम हो गया है।
विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो ऊपर का क्षेत्रफल होता है उसको प्लस लिखते हैं, नीचे वाले को माइनस लिखते हैं। मतलब अभी अगर दूरी निकालनी है तो ये तो सेम रहेगा, इसको और इसको जोड़ देना। लेकिन जब हम क्या निकाल लें, विस्थापन, तब बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर वाले क्षेत्रफल में से नीचे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। तब ये 10 इस 10 से कट जाएगा, आंसर आएगा हमारा 35 मीटर। क्या मैंने बात समझाई आपको? मैंने आपको समझाया कि अगर ग्राफ ऊपर ही है तब दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, लेकिन अगर कुछ ग्राफ ऊपर है और कुछ ग्राफ नीचे हैं तो दूरी और विस्थापन बराबर नहीं होते। दूरी निकालने के लिए ऊपर का क्षेत्रफल नीचे के क्षेत्रफल को जोड़ना है, विस्थापन निकालने के लिए ऊपर के क्षेत्रफल में से नीचे के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, वापस आते हुए उसने जो दूरी चली है अब वो विस्थापन घट जाएगा। आप कभी सोचो कि दोनों बराबर होंगे। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे। जो कल हम वीडियो करेंगे, जब हम कल पढ़ेंगे तो हम इन तीनों ग्राफ के और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। कराने को मैं आज भी करा सकता हूं, लेकिन फिर वीडियो लंबी होगी, आप भी बोर हो सकते हैं। सबसे पहले ये करना, इन सब को पढ़ के अपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि किस ग्राफ से हमें क्या मिलता है। रटना मत, समझना कि ये भाग करके ये मिल जाएगा, ये गुणा करके ये मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और ग्राफ को देख के पढ़ना आना चाहिए कि यहाँ से देखो वेग बढ़ रहा है, ये वेग फिर नीचे, ये यहाँ वेग कैसा हो गया, नियत हो गया, यहाँ बदल नहीं रहा, यहाँ वेग घट रहा है, फिर यहाँ एकदम से उसने दिशा बदल ली। ये नीचे आने का मतलब क्या है, उल्टा हो गया वो। कोई ये थोड़ी है कि वो आदमी यहाँ पे ऐसे नीचे गड्ढे में जाएगा कहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये प्लस से माइनस हो जाना ये है कि आदमी ने एकदम से अपनी दिशा ऐसे बदल ली है, मतलब वेग ऋणात्मक हो गया है। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।